भारतीय पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर से पीड़ित है। इंडियन सफर फ्रॉम अ पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर। आई स्ट्रांगली एग्री टू दिस स्टेटमेंट। मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ जो है एडवर्टाइजिंग, वहाँ मैंने चीज़ें फर्स्ट हैंड बहुत नोटिस किया। अगर कोई पार्ट माई लैंग्वेज, लेकिन अगर कोई गोरा आ जाए सेट पे या किसी they go crazy. या तो मैं भी इसका थोड़ा सा शिकार हूँ ऐसे कि हमें ऑटोमेटिकली लगता है ये कोई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होगी, ये कुछ बहुत अच्छा आइडिया होगा, या फिर इसने जो शॉट्स लिए हैं बहुत अच्छे होंगे। बहरहाल मैं सिर्फ अपनी फील्ड की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से काफ़ी फील्ड के लोग यहाँ पे हैं। एक तो पर्सनली अपनी लाइफ में होता है, और साथ में जो एक ओवरऑल एक कल्चरल जो एक इन्फ्लुएंस हमें दिखता है वेस्ट का, किस तरह से हम कपड़े पहनते हैं, किस तरह से हम बातें करते हैं, कैसा खाना खाते हैं, उसमें भी काफ़ी बार हमें अगर मन करता हो समोसा खाने का, फिर भी हम पिज़्ज़ा खाने लगते हैं। तो शायद वो भी एक पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर का ही असर है। That's what I think. Yeah, I agree with this, with the post-colonial colonial hangover situation. I recently actually had very intense thoughts about it when Dior had a fashion show in India at the Gateway of India, and so they have tied up with this Indian foundation Chanakya. It's an art foundation basically. They've employed women and males, like, you know, artisans to work on their articles and like basically their products. And for the first time, the Mumbai government gave permission to, you know, have a fashion show at the Gateway of India, and it's never been done before. I'm sure Indian designers have asked for it, but it has not been provided. And also the fact that because of Dior, Chanakya Foundation was, publicized so much. Indians want to be validated even for their own culture. They want, we want to thank other people to reintroduce ourselves to our culture, basically, because the art is from our country. And why do we need the validation that, you know, this is a great institution? Like, there are so many other small foundations. Has anyone ever paid attention to it? No, but like Dior said that it's great, so everyone went to the exhibits. So I had thoughts about it. Sitting in 2023, I really don't think कि कोई ऐसा पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर है। जो हम बात करते हैं ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करने की, that happens not only in fair-skinned people but in a lot of other social settings also. For instance, एक फैमिली के सब साथ में हैं और कोई बाहर से आ जाए तो उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन जाता है। अगर देयर इज़ ए होर्ड ऑफ मेन और होर्ड ऑफ विमेन और कोई दूसरे जेंडर का आ जाए तो उस पर अटेंशन जाता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑन ए लाइटर नोट इज़ एन इंजीनियरिंग कॉलेज, Yeah. राइट, जहाँ पे ऑल द वीमेन वर हाईली कोवेटेड। ठीक है, इफ़ देयर आर एडल्ट्स देयर और एक बच्चा आ जाए तो उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन जाता है, उसको लोग प्लीज़ करना चाहते हैं। सो वो किसी भी एक सोशल सेटिंग और माइक्रो ग्रुप में होता है, इज़ व्हाट आई थिंक। ऑल्सो आज यूरोप या ब्रिटेन कोई बहुत ग्रेट इकोनॉमिक हालत में नहीं है, वो हम में से बहुत लोग जानते हैं। सो नेचुरली अगर कोई बाहर का आता है तो एक फैसिनेशन होता है, बट मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि जो लोग स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी वाले हैं वो उसको मेंटेन करके चलते हैं, एंड वी हैव ऑलमोस्ट completely uprooted the post-colonial hangovers and that fascination for those people. I think I completely agree with the prompt कि हम our mindset is totally colonized. Collectively, I think so. See, एक colonized mindset जो होता है वो सिर्फ interactions में और socially नहीं होता है। Systematically पोस्ट ब्रिटिश एरा जो हम colonized हुए हैं, वो एक हमारा है एजुकेशन सिस्टम, इवन आर हेल्थ केयर, आर एंटरटेनमेंट सिस्टम, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 100%
नॉट 100% बट लार्जली कॉलोनाइज्ड माइंडसेट उसमें दिखता है. इंडियनाइज्ड एंटरटेनमेंट जो है वो हमने कहीं ना कहीं खो दिया है. एक वैल्यू सिस्टम है वो हमने खो दी है. एजुकेशन जो सबसे बड़ा एक बेस होता है सोसाइटी का, दैट इज कम्प्लीटली कॉलोनाइज्ड. और जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्निंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक 1947 से 50 तक का जो दौर था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो टाइम एक अलग था. आज का एक टाइम अलग है. जो हमने हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया है, इट इज़ लार्जली कॉलोनाइज्ड. जो हमारा पॉलिटिकल आइडेंटिटी है वो उसका इंडियनाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है. आई एम नॉट सेइंग कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़े चेंजेस की ज़रूरत है, लेकिन हाँ उसके इंडियनाइजेशन की बहुत ज़रूरत है. सो कंक्लूड करता हूँ मैं, एजुकेशन हाईली कॉलोनाइज्ड, एंटरटेनमेंट जो बहुत इन्फ्लुएंस करता है हमारी सोशल लाइफ को, दैट इज़ कॉलोनाइज्ड. हेल्थ केयर सिस्टम हमने हमारा जो आयुर्वेदा है और उससे हमने खो दिया है अपनी लाइफस्टाइल की वजह से. और हमारी लाइफस्टाइल भी अगेन वेरी कॉलोनाइज्ड, और हम वी हैव बीन अपरूटेड फ्रॉम आवर earlier lifestyle, yes, and we are very much urban now. That is a colonized mindset, I guess. How is urbanization colonization? See, entertainment, education, उसमें आप बात करते हो. Urbanization, That is because we don't know the art of storytelling. Very simple. अगर कुछ बोरिंग है तो कहीं का भी होगा, it will not be taken up. अगर convenient नहीं है तो it will not be taken up. धोती, I love धोती, but I can't wear it every day. I love people in sarees, but it is inconvenient. तो हम इंडियन या नॉन कॉलोनियल होने की वजह से स्लो होना अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सो वी हैव टू पुट अ फ्यू थिंग्स ऑन फास्ट ट्रैक, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पहनना हो, चाहे लाइफस्टाइल हो. I think even this term post-colonial hangover does not make sense anymore, because see, let us accept for a fact that they ruled us for a good 100 years and more. तो वो influence तो है ही, we cannot deny that. But at the same time, aren't all the countries in the world today, aren't we all becoming global? And if you think about it, is it really the British influence, or are we even influenced by other societies, other cultures? हम जब entertainment की बात कर रहे हैं, it's more Americanized now. हम education की बात कर रहे हैं. इनफैक्ट जो न्यू education policy जो गवर्नमेंट लेके आ रही है, it is totally changing the way education was in India, and hopefully it should change, because whatever said and done, we are a force that has to be prepared for a global world. So let us look at it as a more of a accepting society. And जहाँ तक hangover की बात है, I would rather call it influence, जो obvious है. Again, coming to something like Ayurveda, the West is adopting Ayurveda. The West is adopting vegetarianism. So let us just look at it as like we are adopting theirs, they are adopting ours. Let us look at it like that. I feel like ये जो post colonial hangover है, वो definitely I feel it was there. You know, like it slowed us down. The main problem I see with what happened after the British left is we did not redesign to our own context. We didn't तो have the आज का जो- resources. We didn't have the resources and multiple reasons. लेकिन आज I think one way is to of course look at the past and bring that back. Another way is to look at the current scenario and rethink what the colonial mindset left behind, and they also left 75 years back, and I'm sure they were not proactive in designing the India of their time, because it was not in their selfish interest to stay here. And I think I feel it's out of laziness almost that we need to redesign, rethink our India, our version of today's India. It's Take a lot of work. because they drained us dry. That's why we didn't Yes. have the resources. Of course, yeah, but क्विकली मैं कंक्लूड करता हूँ प्रकाश भाई के अर्बनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे. कॉलोनाइजेशन का माइंडसेट हमारा इतना डीप रूटेड है कि हमने जो इंडिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कॉटेज इंडस्ट्री, हमने वो छोड़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमने आंख बंद करके ब्लाइंडली कॉपी किया है हमने, जिसकी वजह से माइग्रेशन जो है अर्बन रूरल से अर्बन माइग्रेशन है, और जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत ही बड़े वे में हो रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं थी. एंड आई थिंक दैट हैज़ अफेक्टेड आवर culture, that has affected our psyche. That's what I'm saying. This cycle has not happened only in India.
इट हैज हैपेंड एवरीवेयर. ठीक है, पहले छोटे से बड़े No होना. country had and then hyper strong local cottage होना. industries like we had. See, No, that is not right. All countries had that. I'd Europe- like to probe this statement a little. I'm sure we all know the meaning of the word hangover. है ना? कल रात जो हमने किया था उसकी थोड़ी सी मदहोशी, थोड़ा सा रिग्रेट, बट थोड़ा ये सा मजाक। हैंगओवर को हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन दिया था. जी बिल्कुल. तो यहाँ हम इन्फ्लुएंस की बात नहीं कर रहे. हो सकता है हमने रेलवे सिस्टम में एक थोड़ा अच्छा अडेप्ट कर लिया, हो सकता है काफ़ी टेक्नोलॉजी कर ली. हैंगओवर होता है उन चीज़ों का जो हम नहीं करना चाहते थे लेकिन फिर भी आज अपने साथ है. दैट वॉट द वर्ड हैंगओवर मीन्स. क्या हम सब लोग ये बैठ के एग्री कर रहे हैं कि ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो ब्रिटिशर्स की हमें नहीं सीखनी चाहिए लेकिन हम सीख के बैठे हैं? That is the point. Yes. इतने साल Of हम course, पे तो मतलब yes. we have that post colonial hangover. The dowry, we are Not like we had contesting the dowry choice, system right? was adapted from. Yes, it wasn't out of choice. Yeah. I agree to that point, but presently we have in a colonized mindset. सवाल ये we कि are क्या trapped वो still. हैंगओवर आज भी हमारे साथ? I think so. feel that जितना था उतना नहीं है. Let us accept that. Yeah, that's That's what it's- hangover is, right? We are not drunk enough, but we have I feel a little bit of the tipsiness still. मैंने कुछ दिन पहले हैंगओवर का बेस्ट सोल्यूशन पढ़ा था. नेवर स्टॉप ड्रिंकिंग. Yeah, that is true. I do That's agree a with that. scary one. so then hangover is a positive thing. मतलब hangover में Listen, the आपको best पता cure है, for so you will hangover move is out of it. get up in the morning, have a shot, and you're done. Follow it up with an after. आ जाओ वापस ब्रिटिश. Quit India नहीं, come back to India. शशि थरूर ने लिखा है जब ब्रिटिश इंडिया में एस्टेब्लिश हुए वो टाइम पे इंडिया की जीडीपी वाज अराउंड 33% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी. सो वी वर क्वाइट फोर्स इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम व्हेन ब्रिटिश स्टार्टेड And दैट प्रॉपर कोलोनाइजेशन. भारत का लोकतंत्र खतरे में है. इंडियाज डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट. एब्सोल्युटली नॉट. yeah, how can we conclude? I feel India's democracy was always challenged. Like it wasn't ever, fully democratic. And I feel the reason might have to do something with, after the whole colonialism mindset or the rule, there were a few who took power, and that always happens. And every democracy does face this kind of challenge. So yeah, like I think it is becoming a little worse because now we don't have, people can't really live in silos and honestly talk to each other without being on media. And मुझे ये लगता है कि हाँ दूसरे लोग ओपिनियन बोलेंगे, वो ओपिनियन भी मल्टीप्लाई होगा, आप जो बोलेंगे वो बाहर निकलेगा. सो आई फील हाँ फ्री स्पीच और ये सब थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है. बट ऐसा भी नहीं था कि कभी भी कुछ भी बोल सकते थे इंडिया में, ऐसा तो नहीं था और शायद वो होना भी नहीं चाहिए. बट ये डेफिनेटली है कि जो मेन टेनेट है कि इलेक्शन है उसका इफ एन इलेक्शन इज कैरिड आउट इन अ प्रॉपर वे, आई थिंक दैट इज़ द होल बेसिक टेनेट कि वो अगर ठीक से हो रहा है तब तक we are not like threatened. We are probably challenged maybe. With our magnitude of population, I mean, if the kind of democracy we have is Amazing. 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 And considering the fact that the kind of data explosion that we are facing, there is really no privacy or no security in that sense. Which country can truly be called a democracy? All our information, everything is out, right? Yeah. So in looking at this from that's that a bigger perspective, yeah. that is the problem That that is we the should be problem. concerned about. And also lack of awareness on जो भी मतलब we can go and vote, right? Everybody can take their own decision. लेकिन there are people who are too poor to make that choice. They might rather take the money and vote for somebody. And see, there are the people who fact- are unaware. Yeah, the fact that right here we are sitting and bashing countries right, left, and center, that is freedom of speech. डेमोक्रेसी बाय डेफिनेशन तो ये कि एवरीवन हैज द इक्वल राइट टू वोट. Correct. एक वोट एक पर्सन एक वोट है, तो वो तो है. तो है ही हाँ. Base is safe. बिकॉज समवेयर काफ़ी कंट्री, मेरे ख्याल सिंगापुर, करेक्ट मी इफ आई एम मिस्टेकन, लेकिन सिंगापुर में तो वोटिंग इज मैंडेटरी आई गेस. वोट सफरेज इज मैंडेटरी, मतलब हर इंसान को वोट करना ही करना होता है. या तो मुझे लगता है उसको थोड़ा
आई थिंक मुझे वैसे रेडिकल वन थॉट पार्टी में गवर्नमेंट है वहाँ पे और सालों से एक ही पार्टी रूल कर रही है. एब्सोल्युटली, Authoritarian लेकिन government कहते हैं. I'm not an expert on this, but It's not a democratic country, right? As Singapore. हाँ, It लेकिन is a जैसे democratic इसराइल में country. इसराइल की डेमोक्रेसी देखिए, वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज वोट नहीं होते, आपको पार्टीज को ही वोट करना होता है. हर पार्टी एक अपना कैंडिडेट का लिस्ट रखती है 1 to 25 फॉर एग्जांपल. अगर 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ पे है तो अगर आपकी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले तो सबसे टॉप का लीडर होगा फर्स्ट नंबर पे, ही ऑटोमेटिकली गेट इलेक्टेड. एंड फिर वैसे उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. यहाँ पे हम वो फर्स्ट पोस्ट पोल मेरे ख्याल से कहते हैं. आई एम नॉट एग्जैक्टली फैमिलियर. हाँ बिल्कुल, यस, वहाँ यहाँ पे वो है. तो डेमोक्रेसीज दुनिया में अलग अलग प्रकार की होती हैं. प्रकार के. डेमोक्रेसी बाय डेफिनेशन तो इसका मतलब यही है कि भाई एक इंसान को एक वोट मिलेगा. उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. जिस फॉर्म में हमारी डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा अच्छी और थ्राइविंग है, बिकॉज हम इतने ज़्यादा अलग अलग टाइप के लोगों से बने हुआ एक देश है कि वहाँ पे हम अगर और कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करने की कोशिश करें या फिर हम अपने डेमोक्रेसी को के कुछ ट्रेडिशंस को चैलेंज करके अगर चेंज करने की कोशिश करें या जो स्टेटस को चल रहा है उसे चेंज करने की कोशिश करें, तो इट विल बी अ वेरी, उसके ड्रास्टिक इफेक्ट भी हो सकते हैं. तो मुझे लगता है अभी जो डेमोक्रेसी हमारी चल रही है जिस फॉर्म में, इट्स अ वेरी हेल्दी फॉर्म. और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का तो यही होता है कि काफ़ी बार एक बहुत बड़ा मेजर माइनॉरिटी ग्रुप होता है जो हमेशा दुखी रहने ही वाला है, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते. तो या I think for the democracy, I don't think it's in khatra. I think we need a lot of new blood and better politicians and better leaders at this point. And better system. Better systems, and I think that would only come with better leadership. What we need to break is the wheel of old politicians getting into power because of this whole quota ticket system and how much money you bring to the party and ticket wo hisab se milega. कि कोई area like Maharashtra, for example, if you are from a village, from a district or village in Maharashtra, and you are the richest person there, it is a given that you will get a ticket because you will be able to sponsor your rallies, you will be able to sponsor your thugs who will go and get you votes. Like even in Gujarat, I'm sure that happens. UP, Bihar, everywhere, that is how it works. Like a lot of the complaints that we have, like not like youngsters have about politics and leaders, is that most of them are either criminals or the tax evaders or some kind of malpractitioners, and which is true also at some point. Some leaders are good, some leaders are not. So all of them are corrupt at the end of the day. And between elections, जो मतलब एक पार्टी इलेक्ट हो गई उसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज कर रही वो सही है. Yeah, for Between sure. elections जो हमारे पास जो मैकेनिज्म्स है वॉइस आउट करने के, Yeah. वो शायद थोड़े ज्यादा ही लंबे या ब्यूरोक्रेटिक है. तो We need to between cut that, some of the there are countries bureaucracy that- out, हाँ, probably. like if something is wrong, you should be able to Yeah. do something about it between elections. But it is not so anymore, right? If I put a photo of Aurangzeb on my DP, I am being arrested. If but that doesn't constitute being a democracy ना. वो एक अलग वो फिर वो democracy को सिर्फ वोट में डिफाइन नहीं कर सकते शायद. In spirit also, हाँ. in the बिल्कुल. process of being Man, able good to point. say what you feel or what might be a contrarian view is where probably for the first time there is increasing challenge. I think democracy is where if a person says something, others can, like completely ignore that person, but no uh, disagree. disagree to Isn't that that person. freedom of Decapitate. speech though? Yeah, that is part of. But then wouldn't the constitution be in मतलब वही जो कॉन्स्टिट्यूशन में danger. लिखा है ना हाँ. वो फॉलो मतलब नहीं हो रहा. इलेक्टोरल प्रोसेस इज डेफिनेटली But डेमोक्रेटिक. democracy and constitution are separate. Because they are. Constitution is just a guideline. Yeah, so constitution में है changes. ना freedom of speech. So what you are saying is a matter of freedom of speech. Yes.
I don't totally agree with करेक्ट you here. आज के टाइम पे अगर एक बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन है तो उसका काउंटर भी बहुत होता इक्वली है, स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी थ्राइव नहीं कर रही होती तो जो गवर्नमेंट ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है अगर है तो उनको चेंज करने का पावर पीपल के पास नहीं होता, लेकिन हर 5 साल में आज भी लोगों के पास पावर है गवर्नमेंट को चेंज करने का। डेमोक्रेसी की बात चल रही है और हम लोग पार्टीज का नाम नहीं ले रहे, आई डोंट नो क्यों। पॉलिटिकली करेक्ट बात हमको करनी चाहिए आज जहाँ पे हम बैठे हैं, इसलिए प्लीज फील फ्री। हाँ, कांग्रेस और बीजेपी सबसे पहले। कांग्रेस का डोमिनेशन जहाँ पे था 3 से 4 या 5 डेकेड्स तक, वो टाइम पे पैन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंटर में हो, देवर रूलिंग। आज के टाइम में गलत है वो नहीं बोल रहा हूँ, सही था, लोगों ने ही चुना था और डेमोक्रेसी वो टाइम पे भी थ्राइव कर रही थी और हमने चुना था। लेकिन जो डाइवर्स ओपिनियन है, पॉलिटिकल ओपिनियन, वो आज उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है, उससे भी ज़्यादा आगे है। एक पार्टी जहाँ जो सेंटर में बैठी है, सेंट्रल गवर्नमेंट लीड कर रही है, उसी के स्टेट में दिल्ली की ही जो असेंबली है वहाँ पे बीजेपी नहीं है, वहाँ में आम आदमी पार्टी। साउथ में बीजेपी आज भी 3rd या 4th नंबर पे आती है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग परसेंटेज। तो साउथ में द्रविडियन पार्टी डीएमके, एआईएडीएमके, कम्युनिस्ट केरला में, सेंट्रिस्ट पार्टी, सो कॉल्ड सेंट्रिस्ट पार्टी कांग्रेस केरला में, आंध्रा में रीजनल पार्टी, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट अभी प्रो बीजेपी हुआ है, लेकिन बीजेपी कभी भी था नहीं वहाँ पे अलग अलग पार्टीज, स्टेट पार्टीज जो भी रीजनल पार्टीज थी वहाँ पे। बीजेपी की जो अगेंस्ट में टीएमसी है, टीएमसी आज बहुत बड़ा स्टेट रूल कर रही है। उड़ीसा है जहाँ पे सालों से बीजेपी ट्राई कर रही है, जीत नहीं पा रही है। तो डेमोक्रेटिक पावर जो लोगों के पास है वो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो रहा है। जहाँ पे जिसको जो प्रॉब्लम है वो चेंज करने का हर 5 साल में उनको मौका मिल रहा है। फिर भी अगर लोग बीजेपी को चूज कर रहे हैं या कांग्रेस को चूज कर रहे हैं तो वो डेमोक्रेटिकली ही चूज कर रहे हैं, उसमें कोई डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आ रही है। सो आई एम टोटली अगेंस्ट इट कि डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेसी इज थ्राइविंग। पहले कभी भी इतनी थ्राइव नहीं हो रही थी, वैसी थ्राइव कर रही है। मेरे ख्याल से अगर हमको सिर्फ सोचना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमने, यूरोपियन सिस्टम हमने बिना सोचे समझे पूरी की पूरी अडॉप्ट की है, उसका हल्का सा इंडियनाइजेशन होना चाहिए। वो एक है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, आज उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हमारी डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी आज बहुत अच्छे से चल रही है मेरे हिसाब से। आज ही मैंने एक सॉन्ग सुना, दम मारो दम। You know how the song goes. I think it came out whenever it did. I don't think it can be released today. It did. Today. ओटीटी देखो आप। अरे सेंसरशिप है नहीं यार। There is no such. We have more freedom of speech than a lot of other countries, honestly. हाँ, मतलब I feel like I agree with Prakash in that sense कि मतलब not about the Aurangzeb photo, but I also know that MSU में कई आर्ट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है just to express freely. So I do feel that way. I definitely think that is part of being a democratic But then college is censoring, right? नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है, politician. I'm just trying to play the devil's advocate. We don't have an opinion on this. Like Vani as a platform doesn't have an opinion. But I'm just trying to reiterate what some people would say. I'd like you guys to discuss that. Okay? Some people would say that today it's difficult to voice their opinion because if a wrong person gets hold of your post, you might be jailed. And they'll give you the process as the punishment. We've seen that happening with journalists and even students. So some people would argue that democracy is being challenged, right? I'm not arguing for or against. I'm just stating a lot of what public opinion believes. And I'm just putting it on the table. So what do you guys think? What's going on there? I feel let's look at it from another viewpoint also. कि हम लोग वोट तो डेफिनेटली करना, we can go and vote. लेकिन क्या हम में से इतना easily can we stand for getting elected? वहाँ पे बहुत खतरा है। मुझे हमेशा ही रहा है, ऐसा नहीं कि अभी हो गया है, पर एज ए पॉलिटिशियन आपको अगर जाना है, आपके कुछ आइडियाज़ हैं, तो
बहुत ज्यादा You have to unfair get thug. मेथड, पूरा प्रोसेस, बिल्कुल बिल्कुल। वो खतरा है। आपका जो पहला थॉट था वदम मारुदम सॉन्ग के बारे में, हाँ। मैं उस सॉन्ग का स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, लेकिन आई नो व्हाट यू आर गेटिंग। या लेकिन मुझे लगता है एक होता है एक तबका हमेशा जिसे सर्टन टाइप में अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस करने होते हैं और नहीं वो कर पाते वो, लेकिन वो उतने से थोड़े परसेंट के डिसेंट को भी हम डिसेंट मान के अगर वो काम सब बंद कर देंगे। नहीं, इनफैक्ट मुझे तो लगता है तो इससे फिर- आर्टिस्ट नहीं, इससे उल्टा, यू नो, आर्ट विल थ्राइव, आर्ट थ्राइव्स इन Yeah, डिफिकल्टी। it thrives will always during the come back. depression. ऑफ कोर्स वो बटालवी साहब ने लिखा है ना कि वो जो कलाकार होता है फरार चाहता है, तो ठीक है वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम ऐसे हिस्टोरिकल टाइम में कि हमें, जैसे आपने स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, डेमोक्रेसी को स्पिरिट के साथ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन जब आप कोई इंसान हर्ट हो रहा है कोई स्पेसिफिक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से और कहते हैं कि आप तूने गलत कहा है कि मतलब तुझे इस पर प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, तो क्या उसकी स्पिरिट हर्ट नहीं हो रही है? उसकी भी हो रही है कहीं ना कहीं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत कांस्टेंट प्रोसेस है, इसको इससे थ्रू गुजर के ही हमें समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मानसी ने कही थी, मैं ये सत्यदेव जी ने भी इतने सारे फैक्ट और स्टेटिस्टिक्स कोट किया, जो पहले तीन पार्लियामेंट्स बनी थी इंडिया की 50s के बाद, उस ज़माने में यंग नंबर ऑफ पार्लियामेंट्रीज, मतलब यंग एमपीज़ का परसेंटेज था, मतलब लेस देन 40 एज के लोग थे, मोर देन 50%, आधे से ज़्यादा लोग लेस देन 40 एज के थे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द नंबर्स, लेकिन इन द बॉल परफेक्ट। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते गए और एज बहुत ही ज़्यादा बढ़ती गई, आज की तारीख में जो 15th या 16th लोकसभा, 17th लोकसभा आई गेस, द नंबर ऑफ यंग एमपीज़ जो 40 साल के नीचे के एमपीज़ हैं, इट्स क्लोज टू अबाउट 11-12%। लेकिन दैट्स नॉट अ डिप्रेसिंग फिगर। द मोर डिप्रेसिंग फिगर इज कि उन 11-12% में से द नंबर ऑफ एमपीज़ हु डोंट बिलोंग टू पॉलिटिकल डायनेस्टी आर इन टर्म्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स लेस देन 1%। Yeah. यानी कि आज भारत की लोकसभा में 1% से भी कम एमपीज़ ऐसे हैं जो 40 के नीचे और किसी पॉलिटिकल डिनेस्टी से नहीं है। आपने जो कहा ना कि हाँ, खड़े रहने में डर लगता है। That's where our democracy That is is- a yeah, challenge. yeah, हाँ, it is. our representation is वो not एक there. कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिफॉर्म की जरूरत आज नहीं तो 25 साल बाद हाँ, लेकिन है। Okay, I Sure, have a sure. question here to what Yeah. you said. How many of us here want our children to join politics? I wanted I to want- join politics. I want my It's very children to- I would difficult. love them Yeah. to join. Why not? Why not? What is लेकिन how do we define their careers? मैं इसीलिए कह रहा हूँ Politics अभी actually हम लोगों के लिए एक बहुत for the common man, it's not something that you look at as a profession, right? So जब हम we are not even feeding that, then how can we complain कि एग्जैक्टली people are बिकॉज not वो there. एग्जैक्टली हमारे हाथ में नहीं। वो स्टेटिस्टिक्स जो मैंने कहा उसका कंक्लूजन क्या निकला, आपके जवाब भी दे रहा हूँ इसमें, कि एक बार जो पॉलिटिक्स में आ गया वो अब छोड़ना नहीं चाहता। जो आदमी 1970s 80s में एमपी बना था, अभी तक वो 4 5 6 टर्म तक एमपी रहता है, और जब जाता है तो अपने भाई को, बेटे को, बेटी को बेटन दे के जाता है, और वो पॉलिटिकल डिनेस्टी आगे चलती है। हर स्टेट में होता ही है। बीजेपी, कांग्रेस, बीजेटी, अक्रॉस द वर्ल्ड, आम आदमी पार्टी वाले भी अब करते हैं अब तो। Yeah. हर जगह टीएमसी में भी बहुत हर जगह होता है। तो एज कॉमन सिटीजन्स वुड वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, या हम खुद होना चाहते कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा हमारे ओपिनियन में मैटर भी नहीं करता है, क्योंकि पॉलिटिकल डिनेस्टी वाला सिस्टम जो है वो मुझे लगता है अगर कोई एक्टिव थ्रेट अगर कोई है डेमोक्रेसी पे, तो मेरे ख्याल से एक ही चीज़ है कि जो एक ही पॉलिटिकल चीज़ है। डिनेस्टिज्म जो है, दैट्स अ वर्ड, वो एक बहुत ही एक्टिव Dynasty and the fixed एक टाइप का जो माहौल है पॉलिटिक्स का, वो भी so तो हाँ, तो इसलिए अगर हम चाह के भी हमारे बेटों को, बेटियों को शायद अगर ना डाल पाए, बिकॉज हम जो- JNU से कितना डरते हैं? हाँ Yeah, but that was Now- a whole political agenda. We can't get into it right now. It's just a very long topic of discussion. No, but I'm just trying to put it across this way कि we are scared of it, right? So we are not even looking at our children getting into those. But that is a very broad spectrum of thought where it is upon you. You will not. There is no one single pathway to become a No, politician. this was just an example. Yeah, no, I'm just coming back to it. I'm just like there is no one singular path of becoming a politician. So I wanted to
get into politics, and I was like feeling very passionate about this. Is like 2-3 years ago, and I was like, okay, what can I do? And I spoke to Darshana Zardos, and she was just like, Avi, just मेरे इधर आ जाओ मेरे what is हाँ कार्यालय में and help out. And I went for a couple of days, and all I had to do was just sit around and listen to people, like just see what's happening. And she wanted me to do that for a while, and I went for like a week, and then I was like, okay, let me just study up on it. Maybe there's a way to get into it. But our political science as a subject also is so business at this point, because you need connections, and that's how we need to break that wheel. And हाँ, वैसे ही पॉलिटिकल अवेयरनेस कहाँ होती है? ज़्यादातर लोगों को रोड रास्ते में आप किसी को पूछे कि राज्यसभा क्यों होती है, 90% ऑफ द पीपल विल फेल टू आंसर. The answer here is कि you'll लोकसभा study हर that in SS, but it's a very, it's an annoying subject like to study at that वो chapter. अगर कोई आपको इंटरेस्टिंगली कोई हमें समझाता सिंपली. राज्यसभा क्यों होती है? लोकसभा जो है वो हर 5 साल में इलेक्ट होती है. राज्यसभा कंटिन्यूटी तक होती है, उसके सारे मेंबर्स एक साथ. तो इट्स अ फेल सेफ. लेकिन हमको नहीं समझाया था. तो अगर हमें इतनी बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि हम एक दिन पॉलिटिशियन बन पाएंगे. आत्मनिर्भर भारत वैश्विक महाशक्ति बनने का मार्ग है. आत्मनिर्भर भारत इज द वे टू बिकम ग्लोबल सुपर पावर. इन अ वे आत्मनिर्भर होना बहुत फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए, लेकिन दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. आत्मनिर्भर होना मतलब वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस को या बेस्ट प्रोडक्ट्स को नहीं अडॉप्ट करना. अब टाटा वेंट आउट एंड बॉट अ कपल ऑफ और द बिगेस्ट ब्रिटिश कंपनीज. क्या वो आत्मनिर्भरता है? पता नहीं. मिस्टर मित्तल गोइंग आउट एंड बाइंग द लार्जेस्ट ऑफ द स्टील प्लांट्स, क्या आत्मनिर्भरता है? नहीं. तो नंबर 1, फुल्ली आत्मनिर्भरता कभी नहीं आने वाली. नंबर 2, ये साइकिल जो भी चालू है, रिलायंस गोइंग आउट एंड बाइंग हेमलेज, तो ये हम एब्सोल्यूट सुपर पावर कभी नहीं बनने वाले हैं. वी आर इन ए वेरी न्यूट्रल वर्ल्ड एंड स्टिल वी कैन बी द सुपर पावर एंड वी आर ऑन आवर वे. सो Yeah, Agreed. everyone depends on each other. Yeah, we are Interdependence. living in Yeah. a world where we are all dependent on each other, and I think there is really no race of being a global superpower. As far as you're meeting your needs and your economy is doing well, you're able to give your people a good, happy, good education, right infrastructure. I think that is what makes you a superpower. And I totally agree. Atmanirbhar Bharat in the sense of independent India without being connected to other countries, it's not an option anymore. I mean, there is no country in the world which can survive like that today. सी हमारे पास आज के दिन में बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल नो हाउस नहीं है. वी मस्ट एक्सेप्ट दैट थिंग. टेकिंग दैट थिंग इन द कंसिडरेशन, हमें वी हैव टू टारगेट सच थिंग्स के जो हमारे कंट्रोल में है. जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो टेक्नोलॉजी इजीली ट्रांसफरेबल है, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है. एटलीस्ट वो चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए. हम वो चीज़ में भी नहीं थे. हमारा फोकस आज ये एक टाइम पे नहीं था आत्मनिर्भर होना, जिसकी वजह से हम हर एक चीज़ इंपोर्ट करे जा रहे थे. ऐसी चीज़ें जो इजीली इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सकती है. मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ. स्टील मैन्युफैक्चरिंग was suffering for 6 to 7 years. 4 या 5 साल पहले तक चाइना से इतना सारा स्टील इंपोर्ट हो रहा था, डंप हो रहा था, और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए थे. और नहीं मिल रहा था, या कोल का प्रॉब्लम था, कोई भी ब्यूरोक्रेटिक रीजन से या पॉलिटिकल रीजन से. वो टाइम के जो स्कैम्स थे, वो टाइम की मैं बात कर रहा हूँ. तो हम लोग स्टील जैसी बेसिक कमोडिटी के लिए भी हम लोग डिपेंडेंट थे वो टाइम पे चाइना पे, कि सस्ता वहाँ से आ रहा है. अब ऐसी बेसिक चीज़ें भी अगर हम उसमें भी अगर हम आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं, तो हम सुपर पावर क्या, हम वो रेस में आगे भी चाइना से, यूएस से हम कभी भी लाइफ में कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस सम एरियाज. एटलीस्ट वो पहले के स्टेज में हमें वो स्टेज इंडस्ट्रीज या वो एवेन्यूज हमें आइडेंटिफाई करके एटलीस्ट उसमें आत्मनिर्भर होना है. और उसके बाद एआई और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में आज नहीं है, वी कैन नॉट बिल्ड चैट जीपीटी जैसा जो लोग बोलते हैं कि हम विल बिल्ड नेक्स्ट चैट जीपीटी इन फ्यू ईयर्स. वो नहीं कर पाएंगे. हमारे पास वो टेक्निकल नो हाउ नहीं है.
वो बहुत सारे उसके लिए बेस चाहिए हमें टेक्नोलॉजी का, तो वो चीज़ें हम बाद में टारगेट कर सकते हैं। एटलीस्ट जो चीज़ें पॉसिबल है वो हमें आइडेंटिफाई करके उसमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, एंड आई थिंक वी आर इन अ राइट डायरेक्शन इन दैट फ्रंट। आप बात कर रहे हैं स्टील की, समथिंग एज बेसिक स्टील, इससे और बेसिक चीज़, अब आई एम श्योर यहाँ पे हम सबको पता होगा, दाल जो हम खाते हैं रोज़, दाल हम कितने लाखों टन हर साल कनाडा से इंपोर्ट करते हैं, म्यांमार से, अफ्रीकन कंट्रीज से। पॉन्टी चड्डा आई एम श्योर I heard this about hing also. काफ़ी चीज़, हाँ, Spice हम लोग Hing is made from wheat, right? नहीं, हिंग एक मिनरल होता है और जिसको बहुत बड़ा सब import है करना उसको- हमारा। लेकिन दाल जो सबसे ज़्यादा बेसिक, ज़्यादातर हम वेजिटेरियन काफ़ी होते हैं इंडिया में, प्रोटीन का सबसे जो बेसिक सोर्स है हमारा, वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो वो ग्लोबल सुपर पावर का एक सपना, एक दूर का सपना है, लेकिन मुझको थोड़ा इसमें एक फिलोसफिकल एक चीज़ भी लगती है कि अगर किसी स्कूल में कोई बच्चा होता है जो पोटेंशियल जिसमें ह्यूज होता है बहुत, पढ़ने का, स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, कोई लड़की हो कोई, और अगर वो ना करता हो उस चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऐसा लगता है कि यार ये this कर girl सकता had a था कि chance, नहीं but कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। एंड मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जो हमारे दोस्त हैं देश, जो शायद सोचते भी होंगे, लेकिन आपने एक दूसरी बात कही थी कि यू नो बिकमिंग एंटायरली सेल्फ डिपेंडेंट। जापान एक कंट्री, जापान जो अपने स्ट्रेंथ्स जो उन पे उन्होंने उस पर खेला, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास रिसोर्सेज बहुत नहीं थे, 2 बार वो लोग न्यूक्लियर अटैक भी हुआ उन पे, फिर भी वो ऊपर आए। उन्होंने अपनी यूएसपीज जो थी उनको कभी नहीं छोड़ा। वो लोग एस्थेटिक भी हैं, वो लोग एफिशिएंट भी हैं। मेरे ख्याल से हमें जो चीज़ें हम नहीं कर सकते अच्छे से, उसके पीछे दौड़ना हमें बंद कर देना चाहिए। अगर हम But then if you that this thought that you have that if we can't do something well, we should just stop doing it. I That think we is, should play on strong suits. but that is playing जो- safe. We have to take risks in order to build. नहीं, मेरे ख्याल से ग्लोबल You have to- इकोनॉमी का you have to नहीं, move नहीं, out of your नहीं है, comfort zone. उस पर भी काम बिल्कुल, करना लेकिन चाहिए। global We are a economic country का- of 140 crores। Yeah. बिल्कुल, और हम And some सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पे ही काम करेंगे और वीकनेस पे काम नहीं नहीं, लेकिन करेंगे। some of our greatest like some of the greatest engineers or scientists are Indian. वो तो हमारा फोटे है क्योंकि, Yeah. लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को कंसोलिडेट करना पड़ता है, जैसे कि जापान करता है। Yeah, for जैसे sure. कि Yes, जैसे yes. कि 2 कंट्रीज पे यूएस अटैक कर रहा है अभी, चाइना के ने यूएस सपोर्ट कर रहा है, चाइना के नीचे कंट्री Korea, South नहीं, ताइवान। or Taiwan. ताइवान सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है और कुछ नहीं करता। वो बाल से भी 90,000 स्मॉल कंट्री, सिटी कंट्री, तो वो कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। जी अगर बिल्कुल। हमें विश्व गुरु, सुपर पावर, कुछ भी टर्मिनोलॉजी कुछ भी यूज करे, लेकिन अगर वो हमें वो डायरेक्शन में जाना है तो हमें सब चीजें आइडेंटिफाई करके सब पे काम करना चाहिए। प्रायोरिटी में यू कैन डिसाइड कि ये हमारा फोर्टे है, वी शुड फर्स्ट टारगेट दिस, ये है, ये बाद में कर सकते हैं, वो कर You know, सकते हैं। सी, और ग्लोबलिस्ट से मेरा जो ये इशू में जो मेरा प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम जो ये है कि जब ये बात आती है कोई चीज़ें करने की कि ये हमारा फोटे है, हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ट्रेड्स की बात बहुत आती है कि ये ट्रेड अग्रीमेंट है, इसमें वी कैन नॉट डू दिस। जो आत्मनिर्भर बनने का जो एक हिंड्रेंस है वो समहाउ ग्लोबलिस्ट से ये आता है कि इन दिस वर्ल्ड वी कैन नॉट बी स्टे अलूफ, और हमको ये सब चीज़ करनी ही पड़ेगी। वो मेरा एक कंसर्न है। सी, एक मैं खाली एग्जांपल एक दे देता हूँ। जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर में सब लोगों ने हमें कहा कि नेटो और इतने सुपर पावर्स रशिया को बैन कर रहे हैं, रशियन ऑयल को बैन कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट बाय रशियन ऑयल। वी सेड नहीं, हमारा नेशनल इंटरेस्ट पहले है, हमें वहां से लेना है। क्रिटिकल चीजें तो करनी And पड़ेगी। just help us in the 80s. जो हमें ट्रेड्स के लिए कि ये अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां से ये इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, वो नहीं है। वी आर अ लार्ज इकोनॉमी नाउ, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नाउ वी कैन डिक्टेट, वी शुड स्टार्ट डिक्टेटिंग आवर टर्म्स कि हम ये एक्सपोर्ट करेंगे और ये हम इंपोर्ट करना भी बंद करेंगे, हम ये भी एक्सपोर्ट ही करेंगे। ये हमारा फोटे है। हम ये ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज हम ये ट्रेड डेफिसिट देख के हमको अगर ये हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो हमें इंपोर्ट भी ज़्यादा करना पड़ेगा, हमें वो रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। वो माइंडसेट से हमको बाहर निकलना चाहिए
और हमारे फोटे पे और आत्मनिर्भर बन के मैक्सिमम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी इकोनॉमी करनी चाहिए। वो एक एग्जैक्टली ये जो ग्लोबल प्रेशर के अंडर आके हम सब ने एडटेक कंपनीज और फिनटेक कंपनीज और यूनिकॉर्न्स खोलना शुरू कर दिया है, जबकि हमारा ज़्यादा मीडिया का भी ज़्यादा ध्यान हमारे एग्रीकल्चर को, जिस पे हम ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग सूट है हमारा। पंजाब ने, हरियाणा ने टाइम एंड टाइम अगेन हमको फूड क्राइसिस से निकाले, इतने बड़े देश को। उस पे हम कंसंट्रेट करने के अलावा हम सिलिकॉन वैलीज बनाने की बातें करते रहते हैं, जबकि that is But also that's a very needed. Yeah, that's also business needed. need. It That's- is needed. That's Not what I'm just saying. lucrative, Agriculture that's- करना चाहिए। that's नहीं, the of course, future. लेकिन But we एग्रीकल्चर लुक्रेटिव, एग्रीकल्चर ज़्यादा क्या होता है? एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा मार्जिन Person, वाला बिजनेस होता है। it's not. You might think it टेक्नोलॉजी is, but हमारी इतनी खराब है एग्रीकल्चर नहीं। में, Okay. लाइक ब्यूटी। I feel Atmanirbhar हमें I think it's a spectrum. Definitely we should explore avenues to become as self-dependent as possible, and especially like a lot of you said कि critical चीज़ों में yes we should be self-dependent, लेकिन at the same time I'm also questioning that whole idea that हमने oil ultimately लिया बाहर से, so we don't have oil, तो हाँ हमें ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए कि हम ऑयल का कंजम्पशन कैसे घटाएं। सो आई थिंक बट इट्स अ स्पेक्ट्रम, जहाँ जहाँ ऑप्शन नहीं है वहाँ पे वील हैव टू like you make a deal. said, Tata and Mahindra are working on EVs, right? Like they are national companies, and it might not be the best with the technology, but they are moving forward with it. आई वाज रिसेंटली मतलब अभी मैं वियतनाम घूमने गया था, वहाँ पे ईवी बस भी है, जैसे टेस्ला और टाटा बस टेस्ला निकालना चाहते हैं, ऑलरेडी है वहाँ पे एक कंपनी है विनफास्ट, सुना भी नहीं था मैंने, ग्लोबली उसका कुछ नाम नहीं है, वियतनाम में सेट, तो वी होप कि ऐसा इंडिया में हो सके। Yeah, definitely. it will be soon. But the thing is, Indians themselves, ourselves, we don't like to purchase Indian cars. I feel sometimes. I think it's about quality. मुझे लगता है I am a Tata owner, and my friends have also started buying Tata and Mahindra. Yeah, Mahindra and Tata have upped their game recently, and they are working on मुझे लगता है bettering their चाइनीज कार्स भी vehicles. बहुत अच्छी मिलने लगेंगी तो लोग लेंगे ही लेंगे। I don't think we can stop that. We just have to be better. Yeah. So, लेकिन ये ग्लोबल जो फुटप्रिंट की बात करें, ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट, और हम सब ने इस बारे में बात की कि हम लोग है ना वो स्ट्रॉन्ग गेम ग्लोबली खेल ही नहीं पाते कभी। हम डावोस जाके ऐसा नहीं कहते कि $20 बिलियन दे दो, हम लोग यहाँ पे कार्बन जीरो कर देंगे, ऐसा गेम हम नहीं खेलते, हम कुछ दूसरी बातें करते रहते हैं हमारा स्टेज पे। that is our, I mean that's where we So- need to take a better stance. बिल्कुल, दैट इज सो ट्रू। भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स हमारे विश्वगुरु होने के दावों को खारिज करता है। इंडियाज हैप्पीनेस इंडेक्स refutes our claims of being a Vishwaguru. Happiness index is one of the biggest farce I have ever heard Yes, of biggest and scam, ever yes. seen. Yes. Hold on, how do you define happiness? There is no Listen, definition. at this सबका point in अलग-अलग life, है। everyone is very depressed and everyone is in therapy. Like, I don't know why. और ये Even if- therapy- Even if you can define how do you measure it? How do you measure? contentment यहाँ से ज़्यादा और कहीं नहीं होने वाला। And Pakistan is happier than India in that. Tell me about it. Yeah, पाकिस्तान in के that पास index. स्टूडियो है, they must be happier. Listen, their economy keeps toppling up and down. Their government keeps They shuffling don't have a about. government. What is Maybe they're happy because they have Fawad Khan. Listen, I would be happy if I had Fawad. So I think happiness index एक बहुत सारे फैड्स में से एक फैड है जिसको फंड भी किया जा रहा होगा, जिसके ऊपर से कुछ वेस्टर्न सुप्रीमेसी भी डाली जा रही Yeah, for होगी। sure. Europe is the by the happiest. Norwegian countries, definitely. They Yeah, are the yeah, ones yeah. Scandinavian and Norwegian. Yeah, they're every time. Iceland. Iceland is, I think Iceland is, or is it on- Ireland? Norway. नॉर्वे Norway. उसमें तो लोग ही कितने हैं, सूरज Norway जितने होंगे is सर। not- And they Iceland. live, One they of the live in happiest extreme countries. conditions. How can you be Bhutan, happy in हाँ. that Is dark it? and cold? Bhutan is an It should be is the ignorance happiest index. country. Bhutan? Bhutan is. No, Yeah. it's Could be Norway. Lunchbox Bhutan is Bhutan. one of the ए, वो तो नेबर है, तो वो हम सेम एक जैसा है सर। But Ireland is Ireland. That's a global Like, perspective. better. हम एक ही है. लेकिन अच्छी probably depends on the श्रीलंका weather. is a small brother, Bhutan is another small brother, Nepal is small brother, ऐसे वैसे छोटे But छोटे ऐसे हैं। Bangladesh is not a small Bangladesh, brother. yeah, Bangladesh is not. ठीक है। So Inhabitable. coming back to this True, question, I had a mathematics के teacher school में, Guruji. He was a great teacher, excellent teacher. He wasn't exactly very happy all the time.
मैं इसकी सीरियसनेस सवाल की थोड़ी ये कर रहा हूँ कि फॉर द फैक्ट दैट इफ वी वांट टू टीच समवन गुड वैल्यूज और किसी को भी, डज इट नेसेसरली मीन कि उसको मैं बहुत खुशी कर, मैं जिम जाता हूँ, वो जिम जाके एग्जैक्टली बहुत खुशी नहीं होती मुझे, आई फील पेन व्हेन आई डू दैट, और जब ट्रेनर भी हो रहा है वो एग्जैक्टली हंस तो नहीं रहा होता, तो ये फीलिंग जो है ना कि एवरीथिंग नीड्स टू बी हंकी डोरी ऑल द टाइम, और आपको मतलब वो हर मापदंड पे एकदम ही नंबर 1 होना है अगर आप किसी और को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जोन से थोड़ा बाहर आना चाहिए। आई थिंक वो इसकी वजह से ना जो लेथार्जी बैठ जाती है ना लोगों में कि हम तो भाई बहुत खुश हैं, हमें कुछ नहीं करना अभी, ये मेरे ख्याल से, जैसे आपने कहा कि भूटान लंच बॉक्स में भी था, अब भूटान को अगर बाकी सब मापदंडों पे अगर देखें तो जीडीपी और सब में, तो फिर तो वो लोग आसपास भी नहीं है पेन ऑफ प्रोग्रेस एक अलग चीज होती है, बिल्कुल। एंड which has to be taken if you want to rise, if India has to rise, ग्लोबल लीडर भी बनना है तो डिसिप्लिन भी चाहिए, पेन भी चाहिए, जो आजकल बोला जाता है ग्राइंड भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। सो हैप्पीनेस, हाँ हसल, हैप्पीनेस इंडेक्स कैन वेट। यस ऑफ कोर्स, वी हैव फाफड़ा, वी आर द हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड स्टिल। सी आई डोंट नो ये प्रॉम्प्ट में अगर क्लेम कौन कर रहा है कि हम ऑलरेडी विश्व गुरु है, हम लोग वी आर फार फ्रॉम बीइंग एन विश्व गुरु, तो हमारा इंडेक्स कहाँ पे भी जहाँ पे भी हो, लेकिन what I feel is we are in a right direction, finally after independence we are in a right trajectory, so वो डायरेक्शन में हम हैं, और डेफिनेटली अगर विश्व गुरु हम जब वो डायरेक्शन में जितना ऊपर जाएंगे हैप्पीनेस इंडेक्स उतना ही ऊपर जाएगा, क्योंकि विश्व गुरु बनना यानी सिर्फ इकोनॉमिक सुपर पावर बनना नहीं, कल्चरल सुपर पावर बनना और एक स्पिरिचुअलिज्म और रूट से जुड़ना, वो भी एक विश्व गुरु बनने का एक मापदंड है। तो जब हम वो सेंस में जब ऊपर आएंगे तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम डेफिनेटली ऊपर आएंगे, एंड अभी के लिए तो हम लोग वहाँ पे हैं। बिल्कुल। और ये एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमारा एस्पिरेशन ग्लोबल टीचर बनने का है, ग्लोबल कॉन्करर, एग्जैक्टली, ऐसा नहीं ग्लोबल है, मिलिट्री पावर बनने बनने का का नहीं नहीं है। है, लाइक वी एस्पिरेशन इज इन द राइट डायरेक्शन। एग्जैक्टली, Like we are in yeah. a right direction, that's what I feel. I remember, like our ancestors, like, parents and grandparents talking कि हमारे टाइम पे इतना टेंशन नहीं होता था, सब आराम से चलता था. So they were also very close to Indian values, more than myself at least. But I feel कि वो एक टाइम था जब लोग satisfied थे. So I feel ये happiness index है ना really depends on a lot of कि हम satisfied हमारे हैं. पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जो टाइम था ना, थोड़ा पॉलिटिकल जाऊंगा, लेकिन वो एक सोशलिज्म का दौर था. 50s, 60s, 70s एंड 80s, ये टाइम था, वो सोशलिज्म का दौर था, जहाँ पे वो रेस नहीं थी जो कैपिटलिज्म में जो रेस होती है ना, आगे बढ़ने की, पैसा कमाने की, वो होड़ नहीं होती है. तो आई एम नॉट सेइंग कि वी आर इन अ completely capitalist society. we definitely And have that. we were Yeah. never a proper communist or a socialist society either. But वो एक ज़्यादातर सोशलिज्म था, जिसकी वजह से वो कभी भी प्रेशर रहा नहीं है आगे आने का. वो 30-40 साल का जो टाइम था वो, तो वो हैप्पीनेस इंडेक्स अगर है तो वहाँ पे हम हैप्पियर होंगे शायद. हाँ, yes, when we reach that point. I want to add to this line of thought that you have gone on. So I get very stressed out when my husband complains about his work. He's an architect, and sometimes he has, tussles with his clients, and he'll like tell us when we're having lunch or dinner. And then I'll just listen to him, and I'll be like, you know what, you're just stressing me out. Is work not going well? You're stressing me out. And my in-laws and my grandfather-in-law, we all have lunch or dinner together, and then they'll be like, तू तो बहुत स्ट्रेस लाई छे माँ, like इसमें स्ट्रेस लेने की क्या बात है, काम है, होता रहेगा. But at the same time, when you don't have enough work, they are the ones who will come and tell you that, just keep your mouth shut and do what the client tells you. But that's not making him happy. It's a balance. Like, the parents will also tell you that don't be happy, but they will also be the reason sometimes that you are not happy. I mean, इंडिया की सबसे बड़ी बैंक नेशनलाइज्ड बैंक जो है, नेशनलाइज्ड बैंक जो है, वो 11 से 5 काम करती थी. आज वही बैंक
सुबह 8-9 बजे से लग जाते हैं काम पे, शाम को 7 बजे तक वही बैंक आज काम करती है. तो टाइम हैव चेंज एंड No more Bapporu. हाँ, नो मोर बपोरी ऑफ कोर्स. लंच के बाद आना इज नॉट एन ऑप्शन फॉर राइट इन देम. द कमेंट सेक्शंस कौन सी बैंक है ये? वाणी के स्पॉन्सर हो सकते हैं, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया. अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन उसका दोस्त होना घातक है. Being the US enemy is dangerous, but being their friend is lethal. Being either an enemy or friend to the US is really risky, and being either a strong friend or an enemy to China is also risky. So basically आजकल ये हो रहा है कि हमको सब जगह ज़रा संभाल के चलना पड़ता है. It is like a normal political scenario of a town or a city, और ये बहुत ही बेसिक जियोपॉलिटिकल चीज़ें हैं कि यू कांट बी टू क्लोज टू समबडी, यू कांट हैव एनिमोसिटी विद समबडी. नहीं तो फिर या तो आप अगर ये करना चाहते हो तो यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रॉन्ग विल लाइक एन इज़राइल और लाइक अ रशिया और समबडी. आई डोंट थिंक हमारी लीडरशिप इतने स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स के लिए रेडी है कि किसी के भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमी या किसी के भी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड हो सके. दैट क्वालिटी वी डोंट हैव. मेरे हिसाब से लीडरशिप जो होती है वो एक नेशन का रिफ्लेक्शन होता है. आज जो हमारा देश जो पोजीशन में है वो एब्सोल्यूट पावर के रूप में भी अभी नहीं है, ना ही हम प्री 90s या प्री 2014 के एरा में है जहाँ पे हम या तो वी आर विथ रशिया और वी वर विथ यूएसए. वो टाइम इंडिया के लिए चला गया. सो वी डोंट नीड टू टेक अ साइड नाउ. सेइंग दैट के उसमें अभी हम यूएस को तुरंत हम छोड़ नहीं सकते हैं. यूएस और चाइना का जो कोल्ड वॉर है, दिस हैज जस्ट बिगन. वी हैव a lot of thing to do to catch up with China. चाइना से compete करना और चाइना के तक पहुंचने में हमें अगर ये पेस से चले तो भी हमें 20 साल लगेंगे. तो तब तक हम यूएस को तुरंत छोड़ भी नहीं सकते हैं और नेटो ज्वाइन करने लायक एक्सट्रीम स्टेप भी नहीं ले सकते हम. तो जैसे हमने अभी रशिया यूक्रेन के वॉर में हमने किया कि हमने एक स्टैंड लिया कि व्हाट रशिया इज डूइंग इज बैड. ये दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, ये एक डिप्लोमेसी का टाइम है. तो हमने यूक्रेन का एक सिंबॉलिक साथ दिया, लेकिन साथ में हमने हमारे जो डिपेंडेंसी है हमारे रक्षा के हमारे उसमें वेपन्स हम जो बाई करते हैं रशिया से, तो इसलिए हम रशिया को भी छोड़ नहीं सकते. और हमारे खुद के इंटरेस्ट को देखते हुए हमने रशियन ऑयल को भी इंपोर्ट करना स्टार्ट किया. सो वी आर हम लोग एक जगह पे है जहाँ पे हम जियोपॉलिटिकली इंडिपेंडेंट भी नहीं हो सकते हैं और हम कोई एक साइड चूज करने का हमारा कंपल्शन भी अब नहीं है. तो हम वो पोजीशन में है जहाँ पे हमें दोनों जगह पे बैलेंस करना है, लेकिन थोड़ा हम असर्टिव अभी हो सकते हैं. ये पोजीशन में अभी है. दैट्स व्हाट आई फील. बिल्कुल. और मणिशंकर अय्यर इज द फाइनेस्ट वेपन्स जो हमारा असर्शन धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं. ब्रिलियंट गाय. हाँ, लेकिन वो ही इज जस्ट अ फेस ऑफ इंडियन लीडरशिप मूविंग इन द डायरेक्शन ग्लोबली. तो आज अगर वो स्ट्रांगली बात कर रहा है, डजंट मीन कि वो एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन मिनिस्टर है. उसको बैकिंग है प्राइम मिनिस्टर का और पूरी गवर्नमेंट का. और इंडिया एज अ नेशन वी हैव बिकम मोर कॉन्फिडेंट, वी हैव बिकम मोर आउटस्पोकन, वी हैव बिकम मोर जियोपॉलिटिकली इंडिपेंडेंट नाउ. तो उसी का रिफ्लेक्शन है एस जयशंकर के. हाँ, नॉट मणिशंकर. Yeah, that's a- Jayashankar, that's a- yeah, that's a yeah, Manishankar that I told. Jayashankar. I wanted to एक्चुअली ये भी तो हमें देखना चाहिए कि डज यूएसए वांट्स टू बी फ्रेंड विद अस, They do. बिकॉज हमने देखा हिस्टोरिकली उन्होंने काफी बार ऐसा किया है कि देयर हैव बीन प्रूफ्स ऑफ दे सप्लाइंग दिस फाइनेंसिंग पाकिस्तान टू बाय वेपन्स. और दे विल डू इवन वो नाउ. जानते हैं कि तो इट्स नॉट एग्जैक्टली फ्रेंडली बिहेवियर. Yeah, but that is अगर- how they are with all Yeah, their that is how- friends. क्योंकि अगर नहीं जियोपॉलिटिकल ये डिप्लोमेसी एक चीज़ होती है जहाँ आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स नहीं ले सकते. जैसे सदीप ने अभी रशिया और यूक्रेन की बात की, वहाँ पे हमने बहुत डिप्लोमेटिक से ली. अमेरिका भी चाहे, अगर वो चाहे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिप्लोमेटिक स्टांस ले सकता है, लेकिन वो कभी नहीं लेता.
But India doesn't want that. Yeah. तो मैं वही कह We रहा don't हूँ want कि an क्या interference. यूएसए एक्चुअली हमारा होल हार्टेडली हम कहते हैं ना कि दिल से दोस्त मानते हैं, क्या वो नहीं बनना है, वो चाहता तो है नहीं। वो हमारा? शायद किसी का भी दोस्त No, नहीं है, and and उसको जरूरत भी नहीं है. एग्जैक्टली अगर ऐसा ही है तो मेरे ख्याल से हम एक्सेप्ट फॉर कनाडा का वो ऐसा It's a big brother to Canada. हाँ, ऐसा Geographical. बाकी बिल्कुल। तो उसी तरह असर्टिवनेस होने के मामले में जब हम जानते हैं कि हिस्टोरिकली हमारे रिलेशंस ऐसे हैं और आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग नॉट डिप्लॉट ऑफ दिस थिंग कि अगर आपके किसका रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो मान लेना चाहिए कि रिश्ते अच्छे नहीं है, उसे ज़बरदस्ती ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। Right, they also right need us. now they एक- want Yes. एक जिसे हम कहते हैं कि कॉर्डियल होना, क्योंकि हम एक ग्लोबल दुनिया में रहते हैं जहाँ हमें भी उनकी ज़रूरत है, वहाँ के भी ज़्यादातर जो इमिग्रेंट्स लेबर और मतलब जो हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं वो हम इंडिया और चाइना से ही आते हैं, तो उन्हें भी हमारी कहीं ना कहीं ज़रूरत है। जियोपॉलिटिकली भी उनको जो उनका लुक टुवर्ड्स ईस्ट वाली जो पॉलिसी जो इनकी है इंडो पैसिफिक में, उनको अपना एक स्ट्रेंथ चाहिए, कोई एलाई चाहिए स्ट्रॉन्ग हमारे साथ, हमें उनकी ज़रूरत है, उससे हमारी ज़रूरत है। तो बेसिकली उतना ही रिलेशन काफ़ी है मेरे ख्याल से। लेट्स बी फ्रेंड्स, वो मेरे ख्याल से बहुत दूर की कहानी लगती Yeah, but है। right now they want to be friends with us because they don't want BRICS to happen at any point because the whole coming together of nations, Russia, They don't India. want to be our enemy. That doesn't mean they want to be a friend. No, though. they don't. They want to appear our. Yeah, they want to appear Exactly. as our friend because they don't want us to start trading in rupees because that is what India is trying to do इसीलिए at मैंने कहा this क्या point. उनको हमें क्या हमारा दिल से फ्रेंड वो लोग हमें मानते हैं। But no, that वैसे मेरे is ख्याल से no, ग्लोबल no, देश बहुत कम होते हैं। I think देश some- होते तो एक देश नहीं, नहीं हो नहीं। जाते हैं। काफ़ी देश होते हैं जो मतलब एक जगह फ्रेंड्स देखा जाता है। यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी में एक यू नो देयर इज जिसे कह सकते हैं एक अच्छे घरेलू और वार्म रिलेशंस उनके होते हैं। बिल्कुल but स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में Scotland तो is a part of England, the Great Britain. नहीं, जस्ट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में होते हैं वो। I also feel कि उधर भी because of their it's all they're like Indian states, you know, Gujarat, Yeah. Maharashtra, इतने छोटे हैं कि if they Europe. don't function, Europe, They if don't they don't function cohesively together, they'll collapse. then there'll be so much bureaucracy involved in just moving around. So they have to be like that. So वो भी I think need based ही होता है And countries also के the बीच में why Scandinavian countries have to band Exactly. together because they don't want Russia to come and attack them. They have to stick together. जैसे इंडो इसराइल रिलेशंस की हम बात करें तो एक पर्सनल टच है हमारा वहाँ पे। जैसे नेतन्याहू कहते हैं ना कि मोदी जी मेरे दोस्त Friend of हाँ. बिल्कुल। ऐसा डिप्लोमेसी हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। हाँ Yeah. बिल्कुल, टेक्नोलॉजिकल और डिफेंस नो हाउ में वी नीड देम बिल्कुल और दे कैन नॉट रिलाई ऑन अमेरिका कंप्लीटली, बिल्कुल वो बिल्कुल बहुत दूर है। तो जोग्राफिकली दे नीड अस इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, तो वो भी एक नीड है। लेकिन हाँ, वो नीड में डिप्लोमेसी ऐसी है कि जिसमें देयर इज अ सिमिलर वार्मथ जो दिखती है वो है दोनों का। क्वाड के बाद भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छे स्टेप्स पिछले मेरे ख्याल से 10 या 20 साल में एक हमारा रिलेशन काफ़ी सुधरा भी है उनसे। इट्स नॉट लाइक दैट कि इट हैज़ पहले से तो अच्छा ही है। They have recognized Modi as a force to be reckoned with. Joe Biden wants to be friends with Modi at this point, and Oh, he's They getting that want to be- 21 gun salute or something in the White House, right? yeah, Modi. he is. I think it's in a few days. It's his first diplomatic visit to America right now. They're very excited, apparently. मेरे ख्याल से एक्चुअली आई थिंक इट बॉइल्स डाउन टू द ऑनेस्ट ट्रूथ कि जो आपका लीडर है उसके वो सामने वाले कंट्री के लीडर के साथ कितना एक पर्सनल टच है। मेरे ख्याल से इट ऑल्सो बिकॉज एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि वो जो 4 दीवार वाले जो गलियारे होते हैं बड़े बड़े जहाँ पे डिप्लोमेटिक डिसीजंस होते हैं, वहाँ पे एक मेरे ख्याल से उनका एक पर्सनल उनका रैपो कैसा है वो भी एक बहुत बड़ा प्ले होता Yeah, है। but behind the it's, camera. but हिस्टोरिकली the हमारे truth of लीडर्स the- ऐसे रहे नहीं है। वाजपेयी जी the truth स्टेट्समैन of the थे। matter is that the leader has to be strong enough that other leaders want to Correct. come and हाँ, meet बिल्कुल. him. It's That's like what a I said. person that you meet like right now. We'd want to be friends with each other. Influential Yeah, enough. influential enough that you know, like you No, are but I right also now. think it's that what everyone's he listening said. to you. Leadership reflects the kind of people you are Yeah, becoming for as a sure. nation. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। It's a reflection. जस्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ तो यस आई गेस So I guess the in conclusion is yeah. the introduction that Prakash said. Yeah, that बिल्कुल। you- neither can you be a friend nor can you be a foe. You don't need to be either. You don't need to be here. It's like the scorpion on that frog's back. It might sting you at any moment. Personal interest above everything else. Yes. Yeah. Yes. जब जियोपॉलिटिक्स की बात आती है, यह सब पहचान की दौड़ है। When it boils down to geopolitics, all of this is a race of race. Race of identity. All of this is a race of identity. Yeah. बिल्कुल। ये तो नाजी जर्मनी के टाइम से भी
बहुत एविडेंट था ना। हिटलर का सबसे मेन मेरे ख्याल से डायलेमा वही था आइडेंटिटी के बारे में, दी आर्यन रेस सुप्रीमेसी की जो बात होती थी। अमेरिका में वाइट सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा एविडेंटली ये थी। ये सारी जियोपॉलिटिकल घटनाएं थी। हिटलर की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इंस्टेंस हो गया। Napoleon also tried and failed. एग्जैक्टली तो मेरे ख्याल से ये जो सबसे बेसिक सवाल जो हर इंसान को होता है कि मैं कौन हूँ, Who am Best I? example is like India also, because the British came and conquered us. It was the biggest geopolitical issue because they conquered so many countries and tried to change and convert so many countries at that point of time. या सो वही जो ये जो सवाल होता है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे क्यों हूँ और बाकियों के बीच में कौन हूँ, इससे कॉन्फ्लिक्ट तो ज़िंदगी भर रहने ही वाली है। बिकॉज हम कितनी भी कोशिश कर ले, इस सवाल का कोई कॉन्क्रीट जवाब कभी मिलने ही नहीं वाला। और उस जवाब के चक्कर में हम पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, लोगों को हर्ट करते रहते हैं इस जवाब के। Nowadays, I feel it's more so for to assert your power and identify your country as a superpower that nobody should mess with. I think this is the base of our discussion today, right? Globalists and nationalists. The whole idea of being a nationalist stems from the fact that that's how you define your identity. So, yeah, when it comes to geopolitics, everybody wants to show that they have an identity different from those of others. मुझे लगता है कि आइडेंटिटी तो बनने ही वाली है। लाइक जैसे चाइना की है और जैसे यूएस की भी है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक एक जैसे ग्लोबलिस्ट पर्सपेक्टिव अच्छा है इन अ वे कि यूएस इतने सालों से अपने इंटरेस्ट की चीज़ें कर रहा है। ऑफ कोर्स वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ सोच रहा है, लेकिन आउटलुक वैसा है कि हम लोग सब यूएस और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की चीज़ें, इवन दो वी नो कि कॉलोनियलिज्म था, इवन दो पीपल न्यू कि ब्रिटिश और फ्रेंच लोग ऐसे हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और वो उनका आइडेंटिटी है। सिमिलरली चाइना की आइडेंटिटी कुछ और है। मतलब हम लोग चाइनीज़ चीज़ें यूज़ करते हैं। चाइनीज़ लोगों ने पेपर इन्वेंट किया था, प्रिंटिंग इन्वेंट किया था। Paper was invented by Egypt, right? Papyrus. No. Egypt. नो, चाइना Modern paper that we use Fireworks, right now. लॉट ऑफ थिंग्स, Yes. लेकिन उसकी आइडेंटिटी आई वुड से कि बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने उस पर शायद इतना काम नहीं किया है, सो एवरीबडी काइंड ऑफ डजंट लाइक चाइना नाउ। और वो हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम ग्लोबल स्टेज से आ रहे हैं, वी रियली नीड टू मेक श्योर दैट पीपल डोंट हैव नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट अस ऑल्सो। Yeah. while we are assertive, we want to be liked also. So that's where I feel कि हाँ वो काम करता है। लोग अपना कल्चर लेते हैं, people love Indian food, तो अच्छी चीज़ें बहुत है हमारे पास जो हम लोग सेल कर सकते हैं। दैट इंटरनेशनल डे ऑफ योग, योग उसको No, but योगा I कहते हैं हम think सब लोग। China का ये जो people not liking China, हाँ I think वो एक ह्यूमन राइट्स वाला बहुत बड़ा यहाँ पे एक इशू है। The lack of human rights. कि people don't like us। अगर नहीं like तो क्या है? हाँ That- Yeah, that I I think think that that is is something something- that is the that is basis of something their so powerful, government. right? in Yeah, exactly. general, We yeah. don't- Okay with the don't fact care. that I'm not liked. We don't care. And I With- appreciate it, you know. I commend it. it's Like, powerful, but I also it's feel in that America. They are like, this is who I am. Deal with it, or we. See, but they are so I don't big. think I don't think they're that's a comparison. Who, America? compared to China. Yeah, compared to China, yes, for sure. But also, China is like a closed box. हमको मतलब हम बताएंगे भी नहीं कंट्री में क्या हो रहा है। yeah, I mean, that is a censorship to its core. वो एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है कि भाई सब चीज़ फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच ये होना चाहिए, जो चाइना में नहीं है। उनका देयर वे ऑफ गवर्नेंस इज नॉट डेमोक्रेसी। वी कैन नॉट राइट एब्सोल्युटली से कि वो सही है या गलत है, जजिंग बाय वेस्टर्न कंट्रीज आइडियोलॉजी। तो वो एक चाइना को कंपेयर करना गलत है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आइडेंटिटी डिफाइंस या ड्राइव्स जियोपॉलिटिक्स, आई स्ट्रांगली डिसएग्री। आई थिंक इकोनॉमी drives geopolitics, and it has been since ages.
वॉर मैक्सिमम हम बोलते हैं कि ये राजा ने ये राजा के ऊपर वॉर किया, या ये कोल्ड वॉर हुई, या आज के जो भी वॉर्स है, बेस जो होता है ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स का, वो आइडेंटिटी नहीं होता है, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल नाजी की जो आइडेंटिटी, जो वॉर वहाँ पे जर्मनी में स्टार्ट हुई, उसका बेस क्या था? उसका बेस था इकोनॉमिक सप्रेशन ऑफ नॉन ज्यूज इन जर्मनी. एग्जैक्टली, वो मनी लेंडर्स थे, लोन शार्क्स थे, राइट. या आइडेंटिटी बाद में आई. हिटलर हैड यूज्ड आइडेंटिटी एज अ कैटलिस्ट टू राइल अप द वहाँ पीपल. पे हाँ, ऑन ग्राउंड सोशल जो प्रॉब्लम्स थे, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स थे, हिटलर ने उसका यूज किया. कोई भी कोल्ड वॉर थी, यूएसएसआर और यूएस, वो वॉर किसकी थी? एक तरह से देखा जाए तो सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म की वॉर थी. सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म में वॉर, कंट्रीज कंट्रोल, एक दूसरे को कंट्रोल क्यों करना चाहती थी? फाइनली एवरीथिंग कम्स डाउन टू इकोनॉमिक्स, और किसी पे नहीं था. उनको आइडियोलॉजी दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू. मुगल्स ने हमारे इंडियन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, उसमें कोई भी इकोनॉमिकल प्रॉफिट या लॉस नहीं था. उसमें इकोनॉमिकल था ही, बिकॉज वहाँ पे रिचेस से हाँ, उनको बिकॉज लूटनी टेम्पल्स थी. वेयर सिर्फ था, वहाँ पे ट्रेजर था, बट लेकिन पर आइडियोलॉजिकल भी था. आइडियोलॉजिकल नहीं होता है, मैं ये नहीं कहता आइडेंटिटी हूँ. बेस था. आइडियोलॉजी का जो बेस होता है वो ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स में इकोनॉमी होता है. मैक्सिमम वॉर्स हिस्ट्री में हुई है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसमें प्राइमरी होता है, उसके बाद कुछ और आता है. मुगल्स के पहले बहुत सारे अरब्स ने इंक्लूड किया था, इन्वेड किया था इंडिया को. आइडियोलॉजी उसमें था प्राइम. वो मैं लेफ्ट हिस्टोरियंस जो बोलते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस थे और रिलीजियस रीजंस नहीं थे, मैं उस पर स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ. लेकिन जब आइडियोलॉजी नहीं चली तो दे प्लंडर्ड इंडिया. जहाँ जहाँ पे दे कुड विन, मोस्टली सिंध, उससे आगे कभी अरब्स आ ही नहीं पाए, तो वहाँ पे दे प्लंडर्ड इंडिया, और वो वहाँ से इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेके गए. और वहाँ पे भी उनको वो सुप्रीमेसी क्यों चाहिए थी? इंडिया को कॉन्कर क्यों करना था? क्योंकि यहाँ का जो वेल्थ है वो भी उनको अट्रैक्ट कर रहा था. कॉलोनाइजेशन क्यों हुआ? वो आज इकोनॉमिक आज वेलबीइंग ब्रिटिश पहले तो थोड़ी आए थे. हम सूरती हैं, हमको सबको पता है ब्रिटिश के पहले कितने लोग यहाँ पे आए हैं. Portuguese. वो यहाँ पे रूल करने पहले थोड़ी आए थे. जिस दिन पहला बंदा आया यहाँ पे, वो थोड़ी आया था कि मैं यहाँ पे ये लोगों को कॉलोनाइज करके जाऊंगा. वो बिजनेस करने के लिए आया था. उसके बाद सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट जब खतरे में आते हैं तो उनको रूल करना होता है. ब्रिटिशर्स नेवर वांटेड टू रूल. जब तक अगर पैसा मिल रहा होता, यहाँ से रिसोर्सेज जा रहे होते, तो नहीं हो पाता ये हाँ, कॉलोनाइजेशन. लेकिन वो जो तो तभी इकोनॉमिक हुआ जब पावर उनको, पॉलिटिकल पावर क्यों हाँ. चाहिए था? इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर्व करने के लिए. तो हर एक चीज का जो बेस होता है वो आइडेंटिटी बाद में आती है, पहले इकोनॉमिक इंटरेस्ट आता है. नहीं, लेकिन कोई भी Two sides. रेस का इकोनॉमिक जो पोजीशन होता है वो उसके आइडेंटिटी से. हाँ. फॉर एग्जांपल हम Two sides of. ज्यूज जो हैं, या काफ़ी गुजराती जो हम कहते हैं, वो हम कह सकते हैं कंपेरेटिवली वेल्दी क्यों होते हैं? बिकॉज एज पीपल वी आर वेरी हार्ड वर्किंग. हम लोग उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सजग हैं. कोई कम्युनिटीज़ हिस्टोरिकली वाई दे, मैं ऐसा नहीं कह रहा सही है गलत है, बट फैक्ट है, हिस्टोरिकली गरीब ही क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ देयर, उनका कल्चरल मतलब बैकग्राउंड ऐसा होता है. तो मेरे ख्याल से वो इकोनॉमिक वेल बीइंग या नॉट बीइंग वेल इकोनॉमिकली ऑल्सो स्टेम्स आउट फ्रॉम देयर आइडेंटिटी. वो किस तरह के लोग हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरह खाना खाते हैं, कैसा सोचते हैं, उनकी माइंडसेट क्या है. तो मेरे ख्याल से इंटररिलेटेड है सारी चीज़ें. We would always want to be Indians, you know. या रेस इज द ओनली थिंग, मुझे लगता है कि जहाँ नेशनलिज्म एंड ग्लोबलिज्म जाके इंटरवाइन या मैच करते हैं. डिस्पाइट ऑल द नेशनलिस्टिक भावनाएं दैट आई हैव, अगर मुझे इंडिया के बाहर कहीं कोई इंडियन मिला, या गुजरात के बाहर अगर कोई गुजराती मिला, तो एक इंट्रिंसिक सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए हमेशा हो जाता है. इफ टुमारो you have 5 businessmen in front of you with equal merits, probably equal credibility, आप शायद उसको सिलेक्ट या प्रिफर करोगे जो आपकी रेस या एथनिसिटी से मैच करता है. सो चाहे जर्मनी का एग्जाम्पल हो, चाहे इंडिया में ही आर्यन द्रविडियन जो स्प्लिट है वो हो, एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल वी psychologically tend to favor people who are like us
in terms of race, ethnicity, culture, Situation. etc. Yeah. Situation also. Even culturally भी हम ज़्यादा पसंद, आप 15 दिन आउट ऑफ कंट्री घूमने चले जाइए, 4th day you will end up in an Indian restaurant. Probably because of the familiarity of food, probably because of familiarity of the people who are around you, the taste, the aroma, everything. So, even if you saw in terms of the second largest migration in human race, which was in COVID, people went back to their roots, right? So there is a certain internal pull and a certain internal force which is defined by race and ethnicity, जो हमेशा प्ले में आते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स या वॉर.